आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, वह किसी पेट्रोल पंप की डिजिटल मशीन से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है सत्ता से, नियंत्रण से और उस अदृश्य ताकत से जो दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचती है। यह कहानी है उस काले सोने की जिसने कुछ देशों को राजा बना दिया और कुछ को हमेशा के लिए ग्राहक। जब आप आज 100 रुपए से ज्यादा देकर पेट्रोल भरवाते हैं, तो आप सिर्फ ईंधन नहीं खरीदते, आप उस वैश्विक सिस्टम में हिस्सा लेते हैं जहां कीमतें मांग और आपूर्ति नहीं बल्कि ताकत तय करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवीसी न्यूज इंडिया। आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि भारत के नीचे तेल होते हुए भी पेट्रोल इतना महंगा क्यों, बल्कि ये बात भी करेंगे कि क्या इससे आने वाले समय में आम आदमी को भी फायदा हो सकता है। और जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिना लगा लपेट और तथ्य के साथ बातें होती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल कोई मीडिया न्यूज का चैनल नहीं है। यह चैनल आपका अपना चैनल है। आइए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तेल केवल एक तरल नहीं है, यह राजनीति की भाषा है, यह युद्ध की रणनीति है और यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुनिया की हर बड़ी ताकत के पीछे अगर आप परतें हटाकर देखेंगे, तो नीचे कहीं ना कहीं तेल मिलेगा। यही वजह है कि तेल को सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि हथियार माना जाता है। सवाल यह नहीं कि तेल महंगा क्यों है, असली सवाल यह है कि इसे महंगा रहने कौन देता है। अब जरा समय को पीछे ले चलते हैं, उस दौर में जब न कोई देश था, न सीमा, न टैक्स और न सरकार। आज से लगभग 30 से 50 करोड़ साल पहले धरती पर विशाल समुद्र थे। उन समुद्रों के भीतर अरबों सूक्ष्म जीव रहते थे, प्लैंकटन, शैवाल और बैक्टीरिया। ये जीव मरे, समुद्र की तह में गिरे और ऊपर से मिट्टी, रेत और चट्टानों की परतें जमती चली गईं। करोड़ों साल का दबाव और हजारों डिग्री का तापमान, प्रकृति का यही लंबा प्रेशर कुकर बना कच्चा तेल। याद रखिए, तेल कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं है, यह समय की सबसे महंगी विरासत है। लेकिन इंसान को इसकी ताकत का एहसास बहुत देर से हुआ। इतिहास बताता है कि चीन में करीब 2000 साल पहले तेल का सीमित उपयोग हुआ, लेकिन आधुनिक तेल युग की शुरुआत हुई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से। एडविन ड्रेक ने जब पहली बार सफल ड्रिलिंग की, तो धरती से निकला काला गाढ़ा तरल। उसी दिन दुनिया ने तय कर लिया कि भविष्य घोड़ों का नहीं, इंजनों का होगा। जहाजों ने रफ्तार पकड़ी, फैक्ट्रियां चलीं और युद्धों का चेहरा बदल गया। तेल धीरे धीरे दुनिया की नस बन गया। जिसने तेल को काबू किया, उसने दुनिया को काबू किया। पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा, मिडिल ईस्ट की आग हो या आधुनिक संघर्ष, हर जगह एक ही कहानी दिखती है, तेल। जिस देश के पास तेल था, वही अखाड़े का पहलवान बना। बाकी देश या तो तालियां बजाते रहे या फिर पिटते रहे। अब सवाल उठता है भारत का। आजादी से पहले भारत के पास संसाधन थे, लेकिन अधिकार नहीं। 1899 में असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया। लेकिन यह भारत की ताकत की कहानी नहीं थी, यह ब्रिटिश फायदे की कहानी थी। तेल निकला, जहाज चले, फैक्ट्रियां जलीं, लेकिन भारत सिर्फ मजदूर बना रहा। जिस जमीन के नीचे खजाना था, उसी जमीन का मालिक गुलाम था। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन ऊर्जा के मोर्चे पर बेड़ियां बनी रहीं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सबके लिए भारत बाहर देखता रहा। तब सरकार ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। 1956 में ओएनजीसी बनी। मकसद साफ था, भारत अपना तेल खुद खोजेगा। यह आसान फैसला नहीं था, तकनीक नहीं थी, अनुभव नहीं था और जोखिम बहुत बड़ा था। 1970 के दशक में ओएनजीसी ने समुद्र की ओर कदम बढ़ाया। लोगों ने सवाल उठाए, आलोचना हुई, लेकिन यही जोखिम मुंबई हाई के रूप में भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। मुंबई हाई सिर्फ एक तेल क्षेत्र नहीं था, यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की पहली मजबूत नींव थी। यहीं से भारत ने यह साबित किया कि वह सिर्फ आयातक नहीं, खोजकर्ता भी बन सकता है। लेकिन पूरी सच्चाई यही है कि यह शुरुआत काफी नहीं थी। आज भी भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसका मतलब यह है कि हर वैश्विक संकट, हर युद्ध, हर ओपेक का फैसला सीधे भारत की जेब पर असर डालता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत हिलती है, तो भारत का पेट्रोल पंप कांपता है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया गया। सालों तक लोगों को यह बताया गया कि भारत में तेल है ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि कमी तेल की नहीं, खोज की थी, तकनीक की थी और कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली,
भारत की नजर उन इलाकों पर गई जहां पहले कोई सोचता भी नहीं था। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे से तेल निकाल रहा है। इसे ऑफशोर ड्रिलिंग कहते हैं। हजारों मीटर नीचे जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां मशीनें भेजी जाती हैं। मुंबई हाई के बाद भारत ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नए ब्लॉक्स पर काम शुरू किया। सिस्मिक सर्वे और आधुनिक तकनीकों ने संकेत दिए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अंडमान और निकोबार। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना मिडिल ईस्ट से मिलती जुलती है। ओएनजीसी ने यहां गहरे समुद्र में सर्वे किए, संकेत मिले, उम्मीदें जगी। अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि अंडमान भारत के ऊर्जा भविष्य की चाबी बन सकता है। उत्तर प्रदेश का बलिया भी इसी उम्मीद की कड़ी है। यहां तेल के संकेत मिले हैं, लेकिन इसे चमत्कार बनाकर पेश करना गलत होगा। तेल की खोज खेती नहीं है, यह धैर्य का खेल है। 100 बार कोशिश होती है, तब कहीं एक जगह सफलता मिलती है। ओएनजीसी यहां सावधानी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जल्दबाजी मतलब अरबों का नुकसान। अब सवाल यह नहीं कि भारत के नीचे कुछ है या नहीं, सवाल यह है कि भारत कितना गंभीर है, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ ईंधन नहीं, यह संप्रभुता है। पड़ोसी के घर से रोज उधार लेने वाला कभी ताकतवर नहीं बनता, और यही वजह है कि यह लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं, आत्मनिर्भरता की है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर भारत में तेल निकला तो क्या पेट्रोल सस्ता होगा, क्या टैक्स कम होगा, और क्या भारत सच में वैश्विक ताकतों के सामने सीना तानकर खड़ा हो पाएगा? वहीं अब तक आपने समझ लिया होगा कि तेल कोई सामान्य कमोडिटी नहीं है। यह सिर्फ गाड़ियों को चलाने वाला ईंधन नहीं, बल्कि देशों की औकात तय करने वाला हथियार है। अब सवाल यह है कि अगर भारत में तेल निकल भी आए तो क्या पेट्रोल सच में सस्ता हो जाएगा? यही वह सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है, और यहीं से सच्चाई और प्रचार के बीच की लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले इस सच्चाई को समझिए कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो जब कच्चा तेल सस्ता होता, पेट्रोल पंप पर भी दाम गिर जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 4 स्तंभों पर टिकी होती है: कच्चा तेल, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट और टैक्स। और इनमें सबसे भारी बोझ टैक्स का होता है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेट्रोल पर इतना टैक्स लगाती हैं कि कई बार असली तेल की कीमत पीछे छूट जाती है। अब सवाल उठता है कि सरकार टैक्स क्यों नहीं घटाती? जवाब कड़वा है, लेकिन सच है। पेट्रोल सरकार के लिए सबसे आसान और स्थिर कमाई का जरिया है। यह वह पैसा है जो हर दिन, हर मिनट बिना रुके आता है। सड़कें बनानी हो, सब्सिडी देनी हो या घाटा संभालना हो, पेट्रोल डीजल का टैक्स सरकार की बैसाखी बन चुका है। इसीलिए सिर्फ तेल मिलने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, यह मान लेना आधी जानकारी है। अब यहां एंट्री होती है ओपेक की। ओपेक यानी तेल उत्पादक देशों का वह समूह जिसने दशकों से दुनिया की सप्लाई को अपने हिसाब से कंट्रोल किया है। सऊदी अरब, इराक, ईरान जैसे देश मिलकर तय करते हैं कि बाजार में तेल कितना आएगा। सप्लाई कम, दाम ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, दाम नीचे। यह कोई बाजार की आजादी नहीं, यह रणनीति है। भारत इस खेल में खरीदार है, नियम बनाने वाला नहीं। जब ओपेक उत्पादन घटाता है तो भारत जैसे देशों की परेशानी बढ़ जाती है। चाहे मांग कम हो, चाहे अर्थव्यवस्था सुस्त हो, कीमतें ऊपर बनी रहती हैं। यही वजह है कि भारत लंबे समय से इस कोशिश में है कि उसकी निर्भरता कम हो, क्योंकि जिस देश की ऊर्जा की चाबी दूसरे के हाथ में हो, उसकी विदेश नीति भी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती। अब यहां एक और बड़ा मोड़ आता है, डॉलर। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत डॉलर में तय होती है। इसका मतलब यह है कि भारत चाहे जितना मेहनत करे, अगर रुपया कमजोर है तो तेल महंगा ही पड़ेगा। यही कारण है कि तेल सिर्फ ऊर्जा का मुद्दा नहीं, बल्कि करेंसी का मुद्दा भी है। अगर भारत अपना तेल खुद निकालता है तो वह सिर्फ आयात कम नहीं करता, बल्कि डॉलर की मांग भी घटाता है, और यही असली रणनीतिक फायदा है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रही है, तब तेल पर इतनी चर्चा क्यों? सच्चाई यह है कि ईवी भविष्य जरूर है, लेकिन वर्तमान अभी भी तेल पर ही टिका है। हवाई जहाज, सेना, ट्रक, खेती, सब कुछ आज भी तेल से चलता है। भारत जैसे देश के लिए अचानक तेल से दूरी बनाना संभव नहीं है, इसलिए तेल और रिन्यूएबल दोनों साथ साथ चलेंगे। भारत इस सच्चाई को समझ चुका है। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ तेल खोजने पर नहीं, बल्कि ऊर्जा मिश्रण पर काम कर रहा है। सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल सब पर निवेश हो रहा है।
लेकिन तेल तब तक अहम रहेगा जब तक अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह नहीं बदल जाता। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या भारत आने वाले 10-15 सालों में गेम चेंजर बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। अगर भारत अपनी घरेलू खोज बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी में निवेश करता है और टैक्स स्ट्रक्चर को समझदारी से संतुलित करता है, तो पेट्रोल की कीमतें पूरी तरह नहीं लेकिन स्थिर जरूर हो सकती है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत हर वैश्विक संकट में घबराएगा नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे अखाड़े में पहलवान जो दूसरों की ताकत पर निर्भर होता है, वह पहले ही राउंड में कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो अपनी तैयारी खुद करता है वह आखिरी तक टिकता है। भारत अब उसी तैयारी में है। एक और सच्चाई यह भी है कि भारत का तेल सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, नीति के ऊपर भी छुपा है। सही फैसले, सही समय और राजनीतिक इच्छा शक्ति, अगर ये तीनों साथ आ गए तो भारत सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा, वह मोलभाव करने वाला बनेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यही फर्क सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों तो सिर्फ मीटर मत देखिए, उस पूरी व्यवस्था को समझिए जो उस मीटर के पीछे खड़ी है, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। और जिस दिन देश की जनता समझदार हो जाती है, उस दिन किसी भी सरकार और किसी भी वैश्विक ताकत को जवाब देना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि भारत को ऊर्जा के मामले में मजबूत होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी दूसरों की शर्तों पर न जिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि यह सिर्फ नारा नहीं, यह आने वाले भारत की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।